नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जी हाँ, जीके जीएस के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स को भी देखेंगे, जो कि इस बार के एग्जाम का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, बात करते हैं पहले प्रश्न की कि फरवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया गया। देखिए, जब पोंगल शब्द जुड़ गया तो जाहिर सी बात है ये इसका आंसर क्या होगा, केरल होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल होगा। लेकिन बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, आंसर यहीं कंप्लीट नहीं होता है। आइए थोड़ा सा अट्टुकल पोंगल के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए 25 फरवरी 2024 को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित अट्टुकल भगवती मंदिर में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है, अट्टुकल पोंगल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव है। यह जो त्योहार है, जो अट्टुकल पोंगल है, ये अट्टुकल भगवती मंदिर का 10 दिवसीय त्योहार है। ठीक है, भगवती भद्रकाली और कनक्की देवी, ये अटुकलम्मा का भी क्या है, एक नाम है। ठीक है, मतलब भद्रकाली, कनक्की देवी। ठीक है, इनमें एक नाम इनका क्या है, अटुकलम्मा भी है। ठीक है, यह त्योहार है हर साल मलयालम महीने के मकरम या कंभम के कतराई तारे पे शुरू होने पर होता है। ठीक है, इस त्योहार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 1997 में 15 लाख महिलाओं ने पोंगल मनाकर रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में कौन सी टीम पहले स्थान पर रही। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्मी। जी हाँ, आर्मी जो है पहले स्थान पर रही। ठीक है, ये हवाई पदकों की बात कर लेते हैं, तब आंसर कंप्लीट होगा। देखिए 25 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का समापन हुआ। ठीक है, 21 फरवरी को शुरू हुआ ये 5 दिवसीय इवेंट में 13 राज्यों के लगभग 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में आर्मी की टीम ने 10 गोल्ड मेडल के साथ पहला स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पर 9 गोल्ड मेडल के साथ कर्नाटक की टीम रही। तीसरे पोजीशन पर महाराष्ट्र को मिली, इसमें उसको 7 गोल्ड मेडल मिले थे। चौथे नंबर पर हिमाचल, जिसको 4 गोल्ड मेडल मिले। पांचवें नंबर पर उत्तराखंड 3 गोल्ड मेडल रहा। ठीक है, वुमेन्स पैरेलल स्मेलन में उत्तराखंड की महक ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, सीडीएस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है अनिल चौहान। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि अनिल चौहान कौन से सीडीएस हैं, तो ये सेकंड सीडीएस हैं, दूसरे सीडीएस हैं। ठीक है, तो इसके पहले कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस हैं। ठीक है, जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद उन्हें 28 सितंबर 2022 को सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है मेरे भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भोजगिरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो भोजगिरी नृत्य का संबंध जो है ये त्रिपुरा राज्य से है, आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा, ठीक है, TRIPURA, त्रिपुरा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भोजगिरी, भोजगिरी का मतलब क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, भोजगिरी एक लोक नृत्य है जो भारत के त्रिपुरा राज्य में ब्रू रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य होजागिरी उत्सव के दौरान किया जाता है, जिसे लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि दुर्गा पूजा के बाद पूर्णिमा की रात को होता है। ठीक है, ज्यादातर मामलों में यह दशहरे के दूसरे दिन बाद होता है। इस दिन देवी मेलुम्मा मतलब लक्ष्मी का सम्मान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रिकी केज को किस एल्बम के लिए वर्ष 2023 का ग्रैमी पुरस्कार मिला था। इसका जो राइट आंसर है वो है डिवाइन टाइड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रिकी केजी को डिवाइन टाइड्स के लिए जो है क्या ये पुरस्कार मिला था। ठीक है मेरा भाई, अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी है, मतलब मौलिक कर्तव्य क्या कैसा है, न्यायिक है या गैर न्यायिक है। तो मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है वो क्या है, गैर न्यायिक है। मतलब इसे हम न्यायालय में क्या कर सकते हैं, नहीं पेश कर सकते हैं। मतलब इसके हनन की स्थिति में या कुछ होने की स्थिति में इसको हम न्यायालय में इस चीज को लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ठीक, मौलिक कर्तव्य के प्रावधान की बात करें, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मौलिक कर्तव्य न पूछा जाता हो। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान मतलब तत्कालीन सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये बन गया। ठीक है,
अब यहाँ से एक बनता है कि किस संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान के भाग 4 में इसको शामिल किया गया। ठीक है। मूल रूप से शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में जब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2002 में, तो इसके द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस तरह से वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51A भाग 4 में सूचीबद्ध है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह, मतलब डीपीएसपी की तरह, मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में क्या है, गैर न्यायिक है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची के बारे में कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करता है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का क्या करें, निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करना, उनका संवर्धन करना। ठीक है। और प्राणी मात्र के लिए हृदय में दया भाव रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना, जिससे राष्ट्र क्या करे, नई उपलब्धि, नई ऊंचाइयों की ओर आगे जा सके। ठीक है। और अंतिम है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, वो है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, हो गई मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिटेल में सारी बात। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 44 का संबंध जो है समान नागरिक संहिता, यूसीसी, ठीक है, यूसीसी, ठीक है, यूसीसी से है। ठीक है। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले यूसीसी को लागू किया है। तो राज्य है उत्तराखंड। आजादी के बाद, ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद वो राज्य है उत्तराखंड। क्या आजादी के पहले भी कोई राज्य था जिसने लागू किया था? जी हाँ, वो था गोवा। गोवा जो है, ये आजादी के पहले ही, वहां पुर्तगाली शासन था ना, पुर्तगाली शासन के समय से ही गोवा में क्या है, यूसीसी लागू है। ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गई यूसीसी की बात। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में किस संविधान संशोधन के द्वारा बदला गया? इसका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 44वां संविधान संशोधन है और ऊपर 44वां अनुच्छेद था। ठीक है। दोनों क्वेश्चन जानबूझ के मैंने लगाए हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। 44वां संशोधन है। ठीक है। 44वां जो संशोधन है, संपत्ति के अधिकार को, क्या है ये, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024 से कब मनाया गया? ठीक है। इसका राइट आंसर है 1 मार्च। जीरो भेदभाव दिवस मतलब शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। हर साल 1 मार्च को विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इस दिन को महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता के व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट किया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 को यूएन एड्स के कार्यकारी निदेशक मिशेल सीदिए द्वारा बीजिंग में की गई थी, जबकि इसके मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम ने दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपने जीरो डिस्क्रिमिनेशन अभियान के कार्यक्रम के बाद की गई थी। शून्य भेदभाव दिवस 2024 का जो थीम है वो है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आप तो कहेंगे कि नहीं 7 स्वर होते हैं। हाँ भाई 7 स्वर होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध होता है एक अशुद्ध होता है, तो दोनों मिला के टोटल कितने होते हैं, 12 स्वर होते हैं, 7 5 12। ठीक है, तो भारतीय संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप में आप सा रे गा म प धा नी कहते हैं ना। इन्हें सामूहिक रूप में सप्तक या सप्तांक भी कहते हैं। भारतीय संगीत के 7 स्वर ये हैं, इनको ध्यान रखिएगा, खटज शा ऋषभ रे, ठीक है, गंधार ग, मध्यम म, पंकज प, ठीक है, धेवल ध, निषाद, ठीक है, नी। ठीक है, स्वरों के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। ठीक है, तो 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। भारत में इनके अलावा 2 साधारण स्वर भी हैं, जिनको अंतर्गंधार्व और काकली स्वर भी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार 7 शुद्ध स्वरों के अलावा विकृत स्वरों की संख्या क्या है, 5 निश्चित की गई है। इस तरह से 7 5 12 हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ने तीसरे कार्यकाल के लिए कब शपथ ग्रहण किया था, इसका जो राइट आंसर है वो है 9 जून 2024। ठीक है मेरे भाई, 9 जून 2024। ठीक है, ये समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, ये समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान और लद्दाख। जी हाँ, राजस्थान क्या रेगिस्तान की वजह से, लद्दाख बर्फ की वजह से। राजस्थान और लद्दाख जैसे राज्यों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन राज्यों के कुछ शहरों में तो सालाना 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, इसका जो राइट आंसर है वो है 24 दिसंबर 1986। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को जो है 15 अप्रैल 1987 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था। इसके प्रावधान 15 अप्रैल 1987 से लागू हुए थे, मतलब 24 तारीख को, ठीक है, ये पारित हुआ था और 15 अप्रैल 1987 से लागू हुआ था। इस अधिनियम को उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए क्या है, इसको बनाया गया। इसे जो है विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि HYV बीजों का प्रयोग किस प्रकार की कृषि में किया जाता है। ठीक है, हरित क्रांति से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है, चाहे वो विश्व हरित क्रांति हो चाहे भारत में हरित क्रांति हो। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, जनक कौन है, किस प्रकार के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, कृषि मंत्री कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन बार बार यहाँ से बनता है। तो HYV बीजों का जो प्रयोग है ना, ये वाणिज्यिक कृषि में किया जाता है। किस कृषि में, वाणिज्यिक कृषि में किया जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV यानी मतलब उच्च उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल आधुनिक कृषि में किया जाता है। आधुनिक कृषि किस लिए है, वो व्यापार के लिए ही तो है ना, इसलिए वाणिज्यिक कृषि में किया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा जैसी फसलों को उत्पादन किया जाता है आधुनिक कृषि में। अगला प्रश्न है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर है वो है फैजी और अब्द अल कादिर बदायूनी। ठीक है, वैसे ये अनुवादक थे, इन्होंने अनुवाद किया था, लेकिन आदेश अकबर का था। सम्राट अकबर के आदेश पर जो है इन्होंने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसका नाम रखा गया था रज्म नामा। क्या रखा गया था, रज्म नामा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का संबंध किस नदी से है, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश सीमा से सादिया के बीच की जो जगह है, लगभग 891 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो है। ठीक है, इसी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, राज्यपाल। जी हाँ, राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर है मान्यता प्राप्त भाषा। जी हाँ,
सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो है जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची में, उन भाषाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, ठीक है, मैथिली है। ये सब भाषाएं क्या है, मान्यता प्राप्त है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक अधिकारी भाषाओं का उल्लेख है। जहां तक संभव है सारे की पॉइंट आपको हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। किस चीज का संबंध है उसका, उसको भी बता रहे हैं, अनुच्छेद कौन सा है, भाग कौन सा है, सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में भारत में राजभाषा से संबंधित है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसको आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप भारत ने किसे हराकर पहली बार जीता। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है इंडिया। जी हाँ, इंडिया, जग दे इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। महिला जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी जो है कोरिया को हराकर, भारत ने कोरिया को 2-1 से हरा करके भारत ने पहला खिताब जीता था, ठीक है। चलिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।